हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। एक फ्रेंड, आपको पता है कि आज का मॉर्निंग 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बिहार दुर्गा मेंस का एग्ज़ाम था, जिसमें फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो था 10 से 12 के बीच में हिंदी का एग्ज़ाम था, जिसके रिव्यू को ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है। उसका रिव्यू के बारे में बताकर उसका एग्ज़ाम का लेवल किस प्रकार था उसके बारे में मैंने बता दिया था। और जो 2:30 से 4:30 बजे का जो टाइमिंग था एग्ज़ाम का, जो जीएस का एग्ज़ाम था, उसके बारे में था। मेरे पास वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे जितने कैंडिडेट्स थे सभी एग्ज़ाम देकर आए, सेंटर पर एग्ज़ाम देने के आने के बाद उनसे मैंने बात किया फ़ोन पर बात करने के बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, तो उस सभी क्वेश्चनों का मैंने लिख कर, जितने उन्होंने बताया, जितना उनको याद था, या कोई पता है कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद सभी क्वेश्चन तो याद रहते नहीं हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड उन्होंने मुझे बताया है। तो एग्जैक्टली मैंने वो लिख लिया और सभी के आंसर भी नोट डाउन किए हैं। और इस सभी क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो ना तो इसको ईजी नहीं कहेंगे और ज़्यादा कहेंगे तो इसको टफ़ भी नहीं कह सकते। ये एवरेज था, मॉडरेट लेवल था, यानी कि मॉडरेट टू टफ़ कह सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू टफ़ था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो मेरे पास मतलब है अभी, इस क्वेश्चन भी यहाँ पे देख कैसा लगता है कि क्वेश्चन जो ये इतने क्वेश्चन, ये एवरेज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को जनरली कई एग्ज़ाम में मिल भी जाते हैं, हाई लेवल वाले एग्ज़ाम, अच्छे खासे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं इनमें जो आपने कभी फेस नहीं किया होगा, आपके लिए नए क्वेश्चन हो सकते हैं। होपफुली आप इसको नए क्वेश्चन की तरह भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन अब कोई पता है कि जो क्वेश्चन उन्होंने बताया है, तो वो सभी क्वेश्चन जो उनको याद होगा और जो उनको आता होगा तो ही बता पाए हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको याद नहीं होंगे, जो कि आपको पता है कि क्वेश्चन कौन से याद नहीं रहते हैं, जो आपको नहीं आते हैं। टफ़ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको याद, आपने कभी पढ़ा नहीं होता है, वो आपको याद भी नहीं रहता है, तो इसलिए वो नहीं बता पाएंगे। यानी कह सकता हूँ कि मैं ये लेके चल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। तो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है, यानी टफ़ रहा, यानी मॉडरेट टू टफ़ रहा है, ये जो एक बच्चे के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए। कई बच्चों ने क्वेश्चन बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं और कईयों का एग्ज़ाम भी थोड़ा ख़राब हुआ है, तो वो निराश हो गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो गए हैं। तो मेरा उनसे अनुग्रह है कि वो बेचारे मतलब प्लीज़ वो मतलब शर्मिंदा मतलब ना हो, दुखी ना हो, ठीक है, कि एग्ज़ाम में ख़राब हुआ है, और दुखी नहीं हो, स्ट्रेस ना लें और टेंशन में आकर कोई गलत कदम ना उठाने का प्रयास ना करें। तो ये मैं उनसे अनुग्रह है मेरा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के थे, ठीक है, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड रहेगा कट ऑफ। रिव्यू में मैंने बता ही दिया है कि एग्ज़ाम मॉडरेट आपका टफ़ था, ठीक है। तो कितने आपने क्वेश्चन बना लिया होगा तो आपको हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊँगा। तो ये देखिए फ्रेंड, आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। देखिए मेरे पास जिस तरह क्वेश्चन आता गया, मेरे स्टूडेंट्स बताते गए, मैं लिखता गया, और लिखने के बाद सभी क्वेश्चनों को मैंने आंसर नोट डाउन कर लिया था, साथ में कर लिया है। तो आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो लगभग क्या, यानी पूरे 20 क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन भी उन्होंने बता पाया है मुझे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट, यानी जलियांवाला बाग की जो घटना थी कब हुई थी। तो आपको पता है 1919 में हुई थी, 14 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है। और ये जो घटना थी, ये दो ऐसे क्रांतिकारी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में थोड़ा, ये बैसाखी का दिन था, पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है, उसी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहीं पर ये मतलब सभी लोग एकत्रित हुए थे उसका विरोध करने के लिए। तो साइमन कमीशन ने इन पर फायर करवाया था, तो इसी घटना को जलियांवाला बाग घटना बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी ये कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक यानी पैराचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं वो आकर्षित नहीं होते हैं। मैग्नेट की जो चुंबक होते हैं या चुंबकीय पदार्थ की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित, बहुत कमज़ोर, मतलब उनका जो आकर्षण होता है कमज़ोर होता है, बस समझ लीजिए, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के बदले आप इसको कर सकते थे। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपने इसको फेस किया होगा, चाहे ये नया क्वेश्चन हो सकता है कईयों के लिए। अंकलेश्वर लोकेटेड कहाँ है, यानी अंकलेश्वर एक मंदिर है, ये किस जगह पर लोकेटेड है, यानी कहाँ पर ये मंदिर है, किस स्टेट में है। तो ये
गुजरात में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन लेवल अच्छा है इसका। और आगे आता है मुर्रा इज ए ब्रीड ऑफ, यानी कह रहा है कि मुर्रा किसकी नस्ल है, किस जानवर की। तो ऑप्शन थे, तो ऑप्शन में इसका आंसर जो होता है ऐसे भैंस है। आपने इसको पढ़ा होगा, तो बहुत बार एग्जाम में आया भी है, पहले भी ऑलरेडी आ चुका है। और ये हरियाणा में मोस्टली पाई जाती है ये नस्ल भैंस की। मुर्रा नस्ल जो है हरियाणा में पाई जाती है, तो इस भैंस की ही नस्ल है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मैनी मेंबर, फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर इन कैबिनेट मिशन। देखिए 1942 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। तो उस कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, ठीक है। तो 3 मेंबर थे ये कैबिनेट मिशन में, तो ये आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन ठीक था, ठीक है। तो इससे अंदाजा पर लग रहा होगा कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट चल रहा है, ठीक है। कोडरमा इज फेमस किस लिए है, कोडरमा की जंगलें जो है, जो झारखंड में कोडरमा जंगल पाई जाती है, ये किसके लिए जानी जाती हैं। तो ये देखिए कोडरमा, और देखिए आपको पता है सभी जो है कौन सी पठार है, नागपुर की पठार सभी नागपुर का पठार है। तो यहाँ ये कोयले और मिक्का के लिए एक अच्छी खदानें पाई जाती हैं। यहाँ पर कोयले का अच्छा पदार्थ भी पाया जाता है। और मिक्का, यानी जो कोडरमा है ये मिक्का के लिए ज़्यादा फेमस है, लेकिन आसपास के इलाके में कोयला भी मिलता है। फिर कह रहा है व्हेन बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र देश बना था। तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, और ये बांग्लादेश पहले पश्चिमी जो पाकिस्तान जो अभी हाल ही का वर्तमान पाकिस्तान है, उसी का ये पूर्वी हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों से थोड़ा भेदभाव करते थे और इनसे पर अत्याचार करते थे। तो उसी टाइम यहाँ के एक जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया उनको, और जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो है वर्तमान, इस पर काफ़ी वहाँ की सेना आकर इन पर अत्याचार करने लगी थी। तो उस समय यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो उन्होंने साथ दिया था। तो उस टाइम जाके ये एक अलग देश बना था, इसको आज़ाद कराया गया, तो ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, ठीक है। 8 क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्पर सेमीकंडक्टर आर रेजिस्टिविटी, यानी जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर का वो बढ़ता है या कम होता है या बराबर रहता है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर की देखिए, सेमीकंडक्टर का बताते हैं क्या होता है। सेमीकंडक्टर में कंडक्टर और इंडक्टर दोनों का ही गुण होता है, ठीक है। तो मोस्टली ये इंडक्टर ही, सेमीकंडक्टर जो जितने होते हैं वो मोस्टली इंडक्टर ही होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे टेम्परेचर की कंडीशन की बात करें, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो कम हो जाता है, यानी ये कंडक्टर में चेंज होने लगता है, तो कंडक्टर बन जाता है, बिजली को कंडक्ट करने लग जाता है। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, सॉरी रेजिस्टिविटी है, वो डिक्रीज होती है। तो इसलिए कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है 23rd तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये पार्श्वनाथ है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ठीक है। और हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे डिवीजन, यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। देखिए इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने भी पढ़ाया हुआ अपने क्लास में, तो आप प्रीवियस क्लास जाके देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। काफ़ी क्या लगभग इसमें क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन मेरे क्लास में कराए हुए मिल जाएंगे आपको। देखिए जो ये पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। मैंने जैन धर्म क्लास में पढ़ाया था इसको। हेड क्वार्टर के बारे में, हेड क्वार्टर वाले क्लास में पढ़ाई, तो उसमें मुंबई का जो सेंट्रल रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है, ठीक है, अभी पढ़ाया हुआ है मेरा। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर बना हुआ है जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो ये भी कराया हुआ क्लास में है, ठीक है। ये क्वेश्चन का लेवल यानी मॉडरेट अभी तक चल रहा है, सभी क्वेश्चन मॉडरेट चल रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं टफ है, क्वेश्चन ईजी आ गया है, ठीक है। फिर कह विच प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सर्व एज CM, यानी कौन से ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं जो अभी तक CM का पद पे नहीं रहे हैं। यानी जब देखते होंगे जितने भी अभी PM रहे हैं हमारे, अभी PM प्रधानमंत्री ही हैं, तो कहीं किसी न किसी स्टेट में वो एज CM की तरह काम कर चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा गया है कि कौन सा ऐसे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं जो CM की तरह काम नहीं किए हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और आपने मेरे ख्याल से जो श्री गौड़ा प्रधानमंत्री रहे हैं, तो बहुतों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा कि एज ए प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम भी नहीं सुना है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ कह सकते हैं। तो श्री गौड़ा आपका आंसर बनता है।
पीटी आइलैंड, आपने पीटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी जो है ये बहुत से लोग अब हमारे जो नेशनल जो स्टेट्स हैं जैसे तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, सभी स्टेटों के अपने नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मतलब आपने, मुझे तो नहीं लगता है कि, क्योंकि मैं भी, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ना रहा है तो मैंने पीटी आइलैंड के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चों को, ना ही मुझे ही पता था, सीरियसली बता देता हूँ, मैं बताऊँ आपको। तो पूछा गया पीटी आइलैंड वर्ड सेंचुरी कहाँ है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ये लक्षद्वीप में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डेफिशिएंसी लीड टू, यानी आयरन की, बॉडी में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, एनीमिया, ठीक है। फिर आता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब वापस लिया गया था, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है 1 फरवरी 1922 में लिया गया है। डेट किस समय, डेट सहित आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, ठीक है। पुगा वैली लोकेटेड, ये क्वेश्चन चलिए जाना पहचाना है, ठीक है, जहाँ इसको जानते थे, लेकिन बट काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जो मतलब मुझे बात करने पर लगा उनके बारे में, उनको इसके बारे में पता ही नहीं था। तो पुग्गा वैली जो लोकेटेड कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये याद रखिएगा 16वां क्वेश्चन, पुग्गा वैली कहाँ है। तो ये भी आपका टफ में आ जाता है। विच वन ऑफ द नोट कंटेन सिल्वर, यानी ये थोड़ा आ जाता है मॉडरेट में, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें कौन, 4 ऑप्शन होंगे, पूछा गया 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है या पदार्थ है कि जो इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाएगा, नाम उसका जर्मन है, जर्मन सिल्वर उसके नाम में है, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर पूछा 18वां क्वेश्चन है व्हेन रेलवे बजट मर्ज इन सेंट्रल बजट, ठीक है, यानी कब आपको जो रेलवे बजट को मर्ज किया गया था सेंट्रल बजट में। आपको पता है कि रेलवे बजट को सेंट्रल बजट से 1921 या 22 के करीब में अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो अब पूछा गया कब किया गया है मर्ज, तो ये 2017 में मर्ज किया गया, ठीक है। तो देखिए आगे क्वेश्चन आता है मिल्क कन्वर्ट कर्ड बाय विच बैक्टीरिया, यानी किस बैक्टीरिया द्वारा आप मिल्क को दही में बदल सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा बदल सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको हमेशा याद रखिए कि जो दूध है, दूध में ना लैक्टो नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, और दूध से दही बना, दूध से कुछ ही बनना, अगर लैक्टो आ गया, दूध से संबंधित कोई चीज़ है तो समझिए उसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो लैक्टोबैक्टीरिया आ गया इसमें, ठीक है। लैक्टो एसिड पाया जाता है मिल्क में, ये भी याद रखेगा। इन विच लैंग्वेज बुद्धा प्रीच, यानी बुद्धा जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस लैंग्वेज में अपना उपदेश दिया था। तो ये भी ठीक क्वेश्चन है, पाली। यानी यहाँ तक आपने 20 क्वेश्चन देख ही अपना अंदाज़ा लगा लिया, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। इजी नहीं कहेंगे ये, हालांकि सिलेबस के भीतर से सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल गुरु टफ था, ठीक है, यानी मॉडरेट टू टफ है। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो भी मतलब एवरेज रहने वाला है, ना तो आप कट ऑफ ज़्यादा हाई उठा सकते हैं, ना ही आप लो कर सकते हैं। लो तो करिएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो बिहार स्टेट में ना ईमानदारी नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ पर ईमानदारी से कुछ होता ही नहीं है। कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, सिर्फ बताइए आप ही कि जो आदमी प्री पास किया होगा तो कुछ पढ़ा तो होगा ही, तो एग्ज़ाम में गया, एग्ज़ाम में जाकर 4 गोले 2 गोले भर के एग्ज़ाम पूरा खाली छोड़ा है, ठीक है। तो अब ये बताइए, और जो 2 या 4 गोला भर रहा है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, अगर किसी को नहीं भी आता और मेंस के एग्जाम में पहुंच भी गया, उसको कुछ नहीं भी आता है, तो नहीं आता है तो छोड़ के आने से अच्छा है कि वो सभी के सभी भर के आएगा। क्या उसको पता है कि मैं 4 गोले भरने पर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो क्यों मैं 100 भर के आऊँ, उसमें हो सकता है सिलेक्शन हो भी जाए, किस्मत में होगा तो, नहीं तो नहीं। फिर भी वो 4 भर गया, यानी समझ जाइए कि वो सेटलमेंट वाला बंदा है, यानी उसकी सेटिंग हुई है कि वो 4 गोले भर देगा, बाकी उसका जो आदमी, जो ऊपर आदमी होगा, जो उसका भी जिसको पैसे दिया होगा, वो बाकी गोले वो भरेगा। तो यहाँ ईमानदारी नाम की कुछ चीज़ नहीं है। अगर ईमानदारी से अगर एग्ज़ाम होने लगे ना, अगर बिहार में या इंडिया में ही बात करूँ मैं, अगर ईमानदारी से होने लगे, तो आपको रियल बता रहा हूँ मैं, अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम होगा तो 60 से 70 के बीच में कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए उठा के, उसी के बीच में कट ऑफ आपका जाएगा। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिएगा, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑनेस्टली एग्ज़ाम होता है, ईमानदारी से होती है, ठीक है। तो उसका जो टॉपर होता है ना, 50% लेके उसमें टॉपर बन जाता है। आपने देखा होगा अभी जो टॉपर किए हैं, शुभम बिहार के थे, कटिहार के बोल रहा हूँ, किशनगंज के थे शायद। तो उन्होंने देखा होगा कि उनका 50% मार्क्स के अराउंड बन रहा है और टॉप कर गए हैं। तो अगर ये उसमें भी घुसखोरी चलना शुरू हो जाएगा यूपीएससी में ना, तो वहाँ भी आपको 70% प्लस पर कट ऑफ हो जाएगा। बट क्या कीजिए,
कि इसमें ईमानदारी है नहीं। ईमानदारी ना होने की वजह से बहुत से बच्चों का भविष्य क्या होता है, ख़राब हो जाता है, क्योंकि घूसखोरी के चलते। और उनका मतलब जो लायक होते हैं बेचारों का नहीं होता, जो लायक होते हैं उनको सिलेक्शन हो जाता है। जो आदमी घूस देकर नौकरी करेगा तो अपने समाज में घूसखोरी करेगा ही। यानी दरोगा जो घूस देकर बना है तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? वो अपना घूस का पैसा निकालेगा ही। तो जहाँ भी थाना में पोस्टिंग होगा वहाँ घूसखोरी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कट ऑफ कितना है। देखिए यहाँ पर आपके सामने टेबल बना हुआ है। तो बिहार दुर्गा परीक्षा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, देखिए यूआर यानी अनरिजर्व्ड के लिए जो कट ऑफ रहेगा मेल में वो 70 से 75 रहेगा। देखिए 70 से 75 रहने का मतलब है कि एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी इसे कम भी हो सकता है, ऐसे बात नहीं कि ज़्यादा होगा, लेकिन 75 से तो कतई नहीं, ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, कम हो सकता है भले, ज़्यादा नहीं होगा। फीमेल में वही 60 से 65 रहेगा। ठीक है, और EWS की बात करें, इकोनॉमिकल विकास शिक्षण की बात करें तो 62 से 64 के बीच में उनका कट ऑफ रहेगा मेल की। और फीमेल की जो रहने वाली है वो आपकी 50 से आपका 55 रहेगा फीमेल में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वही BC की बात करें, बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 65 से 70 के बीच में रहेगा और 55 से 60 रहेगा आपका फीमेल का। EBS की बात करें तो इनका जो रहने वाला है 62 से 66 के बीच में रहेगा और फीमेल का रहेगा 52 से 56 के बीच में। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सभी, इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। तो आप अगर कम नंबर ही बन रहे हैं तो अपना हौसला मत छोड़िएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम की कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। BPSC भी आ गया है नज़दीक में, 8 तारीख से एग्ज़ाम होगा BPSC का और 15 को होगा। ठीक है, तो अपनी कंटिन्यूटी बना कर रखें और CGL का फॉर्म फिल कर लें अगर नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं SC के जो कट ऑफ रहने वाला वो 58 से 62 के बीच में SC का कट ऑफ रहेगा, 58 से 62। और फीमेल में SC का 42 प्लस में आपका होने की संभावना है, एक्सपेक्टेशन है, तो आप उम्मीद मत छोड़िए। ठीक है, ST की बात करें तो इसमें आएगा 60 से 65 और 45 से 50 आएगा आपका फीमेल का। तो ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा। अगर आपको ये मतलब वीडियो अच्छी लगी और इसकी मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले बिहार से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आएगी उससे एग्जाम से रिलेटेड पर्पज़ में जितने भी अपडेट्स होंगे आपको तुरंत हमारे चैनल पर मिल जाया करेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, टेक केयर और बाय बाय फ्रेंड।